हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे पाठ्यक्रम के जो साहित्य गौरव के पहला पाठ सुजान भगत जो गद्य भाग है, तो पहला भाग गद्य भाग का पहला पाठ सुजान भगत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस पाठ का लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो हिंदी साहित्य के एक अनमोल साहित्यकार है। तो आज इनके द्वारा रचित सुजान भगत कविता का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुजान भगत कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय के तरफ नज़र डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी के मुंशी प्रेमचंद्र के भाव चित्र आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं। यही है जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर जो हर कोई विधा में इनकी लेखनी चलाई है, साहित्य के अनमोल रत्न माना जाता है। जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम रहेगा, ऐसे कहावत के साथ मशहूर होने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय की तरफ हम नज़र डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपके मोबाइल के पर्दे पर हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार और सुजान भगत कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है 31 जुलाई और 1880 में काशी के करीब यानी कि उसके समीप रहने वाली एक छोटी सी गांव है, गांव का नाम लम्ही। उस गांव में इनका जन्म हुआ। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर पूरे हिंदी साहित्य पर राज करने वाले ऐसे महान साहित्यकार प्रेमचंद्र जी है। आपके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। देखिए, इनका माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम जो है अजय बराय था। और आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनका जीवन जो है बचपन से लेकर बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताए हैं। हमेशा संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। हर घड़ी में, हर पल में समस्याओं की सामना करते करते वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक अनमोल तारा बनकर रह गए हैं। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, घर पर ही रहकर उन्होंने शिक्षा करना पड़ा और इंटरमीडिएट की शिक्षा करने के बाद उन्होंने घर पर ही बैठकर बीए की परीक्षा भी बहुत ही सफलता के साथ संपूर्ण किया। आप पहले नवबराय के नाम से उर्दू में लिखते थे। पहले ये जो साहित्य के क्षेत्र में नवबराय के एक नाम से उर्दू में लिखा करते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे और उसके बाद अपना नवबराय को नाम को बदलकर प्रेमचंद रखकर उन्होंने हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को प्रवेश कर लिए। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। देखिए, हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में इतनी सारी कहानियाँ लिखने वाले एकमात्र साहित्यकार है वही हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। इन्होंने लगभग 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखकर उन 300 कहानियों को
जो एक मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। इतनी बड़े कहानीकार, इतने बड़े साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। आपकी कहानियाँ आदेशोन्मुख यथार्थवादी है। देखिए इनकी कहानियाँ जो है आदेशोन्मुख और यथार्थवादी है। जो जिस प्रकार इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद हमें वास्तविकता का महसूस होता है, वास्तविकता क्या होता है इसके बारे में यथार्थ रूप से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावात्मकता दिखाई देती है। देखिए इनकी साहित्य में इनकी शैली जो है अत्यंत सरलता है और सजीवता के साथ प्रभावोत्पादकता के साथ, यानी कि लोगों को पढ़ने की उत्तीर्णता को आगे बढ़ाता रहता है और उनको आगे प्रेरित ही करता रहता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है और ख़ास करके मुहावरेदार जैसे कि भाषा का प्रयोग करके इन्होंने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी एक साहित्य का यही एक विशेषता है। और 8 अक्टूबर 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। देखिए इनका स्वर्गवास जो है 8 अक्टूबर 1936 को इनकी स्वर्गवास होते हैं। और ख़ास करके इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर नज़र डाला जाए तो इनकी प्रमुख कृतियों में से सबसे पहले उपन्यास के बारे में अगर देखेंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि है। ये सभी उपन्यास जो है सभी के सभी इतने लोक प्रसिद्धि है और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि इनके शीर्षक से ही पता चल जाता है, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, इससे ही पाठक जो है इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, नाटक के क्षेत्र में इनकी क्या क्या रचना है यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि नाटक में पहले करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि इनकी प्रमुख नाटक संग्रह है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। अगर निबंध की तरफ नज़र डालेंगे तो साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि इनकी प्रमुख निबंध माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा रचित सुजान भगत इस पाठ के जरिए वे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में संक्षिप्त 2 लाइन यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। देखिए सुजान भगत एक कहानी जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित, जो ग्रामीण जीवन में जो घटनाएं घटती है उससे आधारित एक कहानी यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके अंतर्गत आने वाली, उसके अंतर्गत जीवन बिताने वाले लोगों की, जो छोटे छोटे गांवों में लोगों की स्थिति किस प्रकार होती है उस पर परिवेश में रखकर इस कहानी को लिखा गया है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। किसान सुजान एक किसान है और उस किसान में जो जिस प्रकार फसल आने के बाद पूरे उस गांव में सुजान को सुजान भगत के नाम से सब लोग उसको आराधना करने लगते हैं, सब लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, सब लोग उसे अपने आप को पूरी तरह से भगत समझने लगते हैं। सुजान भगत जो है पूरे गांव में एक आदर्श बन जाता है, लेकिन उसी के घर में उसे अनादर यानी कि अपमान झेलना पड़ता है, उसको अपमानित किया जाता है। पुत्र और पत्नी द्वारा अपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसा फसल उगाता है कि बकरी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। पुत्र और पत्नी के द्वारा इतना अनादर होने के बावजूद वो सोचता है कि इनकी वजह से मेरा यहाँ पर कुछ भी अस्तित्व नहीं रह गया,
इनके लिए मुझे कुछ तो कुछ करके दिखाना है, ये उद्देश्य रखकर, ये सपना रखकर भगत ने ऐसा फसल उगाता है। और ऐसा फसल उगाने के बाद फसल रखने के लिए भी जगह तक नहीं मिलता है, उतना सारी जगह वो फसल से भर दिया रहता है। ऐसे महान साहित्यकार हमारे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है अपनी खोया हुआ अधिकार, अपना खोया हुआ अस्तित्व अपने ही घर में वापस हासिल करके अपने आप को साबित करता है कि वो बुढ़ापा में नहीं है, वे एक अभी भी उसकी अधिकार से उस घर को चला सकता है। यह दिखाने का प्रयास सुजान भगत ने एक किसान होकर यहाँ पर सबके लिए एक आदर्श प्राय बनकर रह गया है। ऐसे सुजान भगत की जो विचारधारा को हमारे तक पहुंचाने वाले और हमारे तक अत्यंत आकर्षणीय रूप से, अत्यंत मार्मिक ढंग से हमें तक पहुंचाने का प्रयास जो है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की है। और इतना ही नहीं, कठिन परिश्रम करने से ही मानव की धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। और इस पाठ से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हम कुछ बैठने से, कुछ नहीं करने से हमें कुछ नहीं मिलता। हमें परिश्रम, लगातार मेहनत करने से हमें धन दौलत मान मर्यादा सब कुछ हासिल हो सकता है। हमें कोई बैठे बैठे कोई मान मर्यादा नहीं देते हैं, हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत की तरफ आगे बढ़ना है, तभी लोग क्या कर सकते हैं, हमारी मान मर्यादा कर सकते हैं। यही बताने का प्रयास इस पाठ के जरिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बताने का प्रयास किया है। यही संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। इसी घटना को बताने के लिए, यानी कि कहीं पर भी कभी भी हमें आलसी नहीं बनना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को संभाल कर अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के तरफ नज़र डालना है और उसकी कामयाबी तक, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को हटाकर, उन समस्याओं को सामना करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हम लोग मंजिल को पहुंच सकते हैं। इसी को बताने के उद्देश्य से हर किसी में कोई ना किसी सामर्थ्य होता है। यही बताने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन हमारे लिए रखा गया है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पाठ के जरिए क्या बताने का प्रयास किया गया है, इस कहानी आगे कैसे शुरू होती है, कैसे बीच में इसका कहाना विवरण के साथ जाता है, अंत में क्या होता है आदि के बारे में आगे के कक्षा में जानकारियाँ लेंगे। आज इस कक्षा में हमने मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ अनमोल रत्न के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी लेने की प्रयास की है। तो कल के कक्षा में फिर आपके सामने उनके द्वारा रचित जो सुजान भगत एक विशिष्ट कहानी की, एक किसान की कहानी है, उस कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।